टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स 365। यहाँ व्हाट्सअप चैनल का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको मिलेगा एवरीडे नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के रिलेटेड सब्जेक्ट। नए वीडियो हमारे जो भी बनते हैं उनके लिंक हम एवरीडे वहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, सॉल्व न्यूमेरिकल और दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन वहाँ पे लगातार शेयर किए जाते रहते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364। कोचिंग अवेलेबल 11-12 फाउंडेशन के लिए, नीट IIT JEE के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, और PDF फॉर्मेट में हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। इससे पहले कि वीडियो में पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैं हूं YK शर्मा और फिजिक्स 365 पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे वीडियो जो है हेल्पफुल होता है 11th और 12th नीट JEE के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ठीक है, आज हिंदी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला है स्थिर वैद्युतिकी। वहाँ से हम एक चैप्टर ले रहे हैं, एक टॉपिक ले रहे हैं बेसिक ऑफ एन एटम। परमाणु के बारे में कुछ बेसिक जानकारी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए, जिससे आगे का चैप्टर समझने में हमें आसानी होगी। देखते हैं परमाणु क्या होता है। तो हम लिखते हैं परमाणु। परमाणु क्या चीज है? कोई भी पदार्थ होता है, उसका सबसे छोटा भाग, कोई भी मटेरियल है, उसको अगर हम टुकड़े करते जाएं तो लास्ट में जो सबसे छोटा भाग बचता है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसके मौलिक कण होते हैं, उनको अलग किया जा सकता है, फिर उसमें परमाणु के गुण नहीं रहते। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो होता है परमाणु कहलाता है। सबसे छोटा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु गोल होता है और ज़्यादा डिटेल अपने एक चैप्टर है परमाणु, उसमें पढ़ेंगे। अभी हम केवल बेसिक बातों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो परमाणु के जो मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से, मतलब परमाणु के मूलभूत कण कौन से हैं जिससे परमाणु बना होता है। ठीक है, तो ये मौलिक कण है। पहला तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, देखेंगे इनके बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा है अपने पास न्यूट्रॉन और तीसरा है अपने पास इलेक्ट्रॉन। ये तीन जो पार्टिकल है, कण है, वो परमाणु से रिलेटेड है, मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है। तो सबसे पहला हम देखते हैं भाई प्रोटॉन क्या चीज है। एक नंबर, प्रोटॉन क्या चीज है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जो नाभिक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है जो कहाँ पाया जाता है? जो नाभिक, देखेंगे अभी नाभिक क्या होता है, नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, धनावेशित कण का मतलब ये प्लस रहेगा इसमें। दूसरा हम लेते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो भी एक मौलिक कण है और न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। अगर बोले आवेश कितना होता है तो हम कहेंगे 0 आवेश होता है, उदासीन कण है। ये भी नाभिक के अंदर, जो नाभिक में पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, थर्ड अपने पास पार्टिकल है मौलिक कण इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये एक ऋण आवेशित कण, यह एक ऋण आवेशित कण है, नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते। सिंपल सी बात है, चक्कर लगाते रहते। ठीक है, अब हम ये जो कुछ लिखा है इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं भाई ये किस तरह से पाए जाते हैं।
तो सबसे पहली बात तो जो परमाणु होता है वो बिल्कुल गोल होता है। परमाणु जो होता है वो गोल होता है। ये परमाणु गोल है और इसके मध्य में नाभिक पाया जाता है। इसके मध्य में क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। तो ये तो अपने पास हो गया नाभिक, ये हो गया नाभिक, और ये जो हो गया वो हो गया परमाणु। इधर लिख देते हैं, ये क्या चीज है? परमाणु। तो अब तीन मौलिक कण होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं इसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर पाए जाएंगे। ये जो नाभिक है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। और ये जो परमाणु है इसमें बहुत सारे ऐसे स्थायी गोलाकार कक्षाएं होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव पार्टिकल है, और ये इसके अंदर नाभिक के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो ये पार्टिकल क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन है। ये पार्टिकल क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में कुछ जानकारी बात करें तो इसकी खोज सर जे जे थॉमसन ने की थी। सर जे जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, 1897। नेक्स्ट हमारे पास जो नाभिक है इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं या स्वर्ण पत्र प्रयोग कहते हैं, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं, ठीक है। ये प्रयोग क्या है? एक चैप्टर आएगा अपने एटम करके, परमाणु करके, उसमें हम ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे। अभी हमें याद रखना है कि नाभिक की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। और किस प्रयोग में करी? जिसका नाम है स्वर्ण पत्र प्रयोग या फिर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये बात है 1911 की। नेक्स्ट हमारे पास एक कण पार्टिकल और होता है जो होता है हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन पार्टिकल है वो धनावेशित कण होता है, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया है। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी 1970, ठीक है। और फिर बचा है अपने पास एक और पार्टिकल जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पार्टिकल उदासीन कण है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पार्टिकल की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, सर जेम्स चैडविक ने, ठीक है। इस खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। न्यूट्रॉन उदासीन कण है। अभी तक क्या पढ़ा हमें कि परमाणु के मौलिक कण हमारे पास तीन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम और देखते हैं कि परमाणु के चारों तरफ जो कोष होते हैं वो किस तरह से होते हैं और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है वो किस तरह से होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये नाभिक है, ये हमारे पास नाभिक है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, ये हमने पढ़ा है। इसके चारों जो है वो कोष पाए जाते हैं, यानी कि स्थायी गोलाकार कक्षाएं होती है। ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसके चारों तरफ सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये इसके चारों तरफ थर्ड ऑर्बिट हो गया, बहुत सारे होते हैं अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट को हम n=1 n से रिप्रेजेंट करते हैं, n=2, थर्ड को n=3 और इसको n=4। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, मतलब प्रथम कक्षक, ये द्वितीय कक्षक, तृतीय और चतुर्थ। लिख देते हैं यहाँ पे प्रथम,
कोष, कक्षक नहीं कोष। ये हमारे पास हो गया द्वितीय कोष, जिसको हम n बराबर 2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये हमारे पास हो गया तृतीय कोष, ये वाला तृतीय कोष। और ये हमारे पास हो गया चतुर्थ कोष। इस तरह से ये सारे 5वां, छठा, 7वां, 8वां इस तरह से चलते जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इनमें व्यवस्थित कैसे रहते हैं? कोषों की संख्या अगर n है तो हर कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने की जो फॉर्मूला होता है वो 2n² होता है। अगर हम प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन, प्रथम यानी कि ये वाला कोष, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालें तो इस फॉर्मूले में n = 1 लिखना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। प्रथम कोष में प्रथम कोष का मतलब हुआ n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? सूत्र है हमारे पास 2n²। यहाँ पे हमें n = 1 लिखना है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, हमने देखो n की जगह 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 1 1 होता है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि पहले कोष के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्वितीय कोष n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या मौखिक किया जा सकता है, 2n² फॉर्मूला होता है, और 2 n की जगह 2 पुट करेंगे, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 तो ये वाला, और इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 2 × 4 8 होता है, और ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो दूसरा कोष है ये वाला, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी तक 10 भरे जा चुके हैं। इसी तरह से हम तृतीय कोष में करते हैं। तृतीय, इसका मतलब होता है n बराबर 3। n बराबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, कितनी रह जाएगी? ये रह जाएगी हमारे पास 2n² फॉर्मूला है, 2n की जगह पुट करेंगे 3², ठीक है, और 2 है 3 का स्क्वायर, 3 × 3 यानी कि 9 होता है, 9 लिखा, 9 × 2 कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमारे पास तीसरे ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे तीसरे कोष के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर चौथे कोष के लिए निकालें, ठीक है, n बराबर 4 के लिए निकालते हैं, n बराबर 4 हो तो n बराबर 4 2n² में रखते हैं तो हमारे पास रहता है 2 × 2 की पावर 4 की पावर 2, यानी कि 2 × 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 × 4 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे कोष, चौथे कोष में हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उपकोष होते हैं S, SP, SPD और SPDF। हमें ये याद रखना है, पहले कोष में केवल एक ही उपकोष होता है S, दूसरे में होता है S और P 2। और उपकोष क्या होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उपकोषों के अंदर ही रहते हैं। उपकोष में कक्षक होते हैं और हर एक कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, उपकोष कितने होते हैं और इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कोष में उपकोषों की संख्या वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है n²। उसमें कक्षकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है n²। तो यहाँ पे हम देखेंगे उपकोष होता है एक S उपकोष होता है, तो इसके अंदर एक कक्षक होता है, और एक कक्षक होता है तो इसके अंदर एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। P की बात करते हैं तो इसमें 3 कक्षक होते हैं, ठीक है, 3 कक्षक अगर होंगे तो इसमें हर एक कक्षक में 2-2 के हिसाब से 1 2 3
पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा समान चक्रण वाला, और उसके बाद इसका होगा युग्मन, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। अगर तीसरे उपकोष की बात करें तो 5 कक्षक इनमें होते हैं डी में, और 5 कक्षक होते हैं, तो हर एक कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले समान चक्रण वाले मतलब सारे या तो क्लॉकवाइज, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन, 1 में 2 है तो 5 में कितने। एफ की अगर बात करें तो कितने हुए कि 7 कक्षक इसमें होते हैं, और 7 कक्षक अगर होते हैं तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7। हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए, पहले एक एक, फिर विपरीत चक्रण वाला दूसरा। इस तरह से हमारे पास एफ कोष में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होता है, डी में 5 और एफ में 7, और इनमें इलेक्ट्रॉन डबल होते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि उपकोष में कक्षकों की संख्या, कोष में कक्षकों की संख्या निकालने का सूत्र देख सकते हैं। तो सूत्र है हमारे पास कोष में कक्षकों की संख्या, कोष में कक्षकों की संख्या बोलो कितनी होती है, फॉर्मूला होता है हमारे पास n स्क्वायर। ठीक है, प्रथम कोष यानी कि n बराबर 1 में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या कितनी हो, देखते हैं। n स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, n बराबर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, केवल एक ही कक्षक होगा और वो होगा हमारे पास s। ठीक है, द्वितीय कोष की बात करें, द्वितीय कोष यानी कि n बराबर 2 में कक्षकों की संख्या। तो n बराबर 2 जब रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 होता है, और एक s कक्षक रहता है और 3 p के कक्षक रहते हैं। ठीक है, टोटल मिला के ये तो एक कक्षक और ये वाले 3 हो गए, टोटल मिला के 4 कक्षक हो गए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं n बराबर 3। ठीक है, यानी कि तृतीय कोष यानी कि n बराबर 3 में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, और इसमें एक s का हो गया, 3 p के हो गए, और क्या हुआ, 1 और 3 कितने हुए, 4, और 5 हो गए b, टोटल हो गए चतुर्थ कोष यानी कि चौथे कोष के अंदर n बराबर 4 कक्षकों की संख्या कितनी है, कक्षकों की संख्या ये आ जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 होते हैं, 1 s का रहेगा, 3 p के रहेंगे, 5 b के रहेंगे, और 7 f के रहेंगे। टोटल 1 + 3 + 5 + 7 16 कक्षक रहेंगे। इस तरह से हम हर एक कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं कि इसमें अभी तक हमने सूत्र क्या क्या देखे। सूत्र हमने देखे हैं, पहला कोष की संख्या और कोष की संख्या के लिए सूत्र है हमारे पास n बराबर 1 यानी कि पहला कोष, n बराबर 3 यानी कि तीसरा कोष। दूसरा, कोष में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या ये पता करने के लिए हमारे पास सूत्र है n स्क्वायर। ठीक है, जो अभी अभी हमने किया है। और तीसरी बात है हमारे पास कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके लिए सूत्र किया हमने 2n स्क्वायर। इस तरह से हमने 3 सूत्र अभी किए। अगला पॉइंट है हमारे पास कि भाई परमाणु उदासीन क्यों होते हैं। तो अगला सवाल है परमाणु उदासीन
क्यों होते हैं? परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, इसलिए सभी परमाणु उदासीन होते हैं। तो हम लिखते हैं प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बात यह है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही प्लस होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होने पर क्या रहता है? परमाणु उदासीन होता है। उदाहरण देखते हैं हम सोडियम का। सोडियम आवर्त सारणी में 11 नंबर पे है और इसमें टोटल प्रोटोनों की संख्या 11 होती है और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होती है। 11 प्रोटॉन है यानी कि प्लस 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन है यानी कि माइनस 11। टोटल कितना आवेश रहा? 11 माइनस 11 0। तो सोडियम के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए तो क्या होगा? Na11 क्या होगा? तो अभी भी प्रोटॉन 11 है यानी कि प्रोटॉन को कोई आवेश नहीं दिया गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो 11 थे, एक माइनस कर दिया गया, तो अब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हमारे पास +1 बचा। 11 में से 10 गए +1, तो यहाँ पे +1 आवेश आया। हमें समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन हटाया जाए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्लस आवेश आता है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्लस आवेश आता है। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, एक नेगेटिव भी ले लेते हैं, Cl का उदाहरण। क्लोरीन जो है आवर्त सारणी में 17 नंबर पे है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 17। आवर्त सारणी में जितने नंबर पे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? वो भी 17, क्योंकि परमाणु उदासीन होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लस की और यहाँ पे बात करते हैं माइनस की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, टोटल आवेश 0 हो गया, ये 0 हो गया। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो हमारे पास Cl बचेगा 17। अब इसमें देखते हैं प्रोटॉन कितना है? 17 है, क्योंकि प्रोटॉन निकाले जोड़े नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक जुड़ गया है इसमें, तो पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, यानी कि अब इसका जो जोड़ है वो आएगा -1। तो क्लोरीन के ऊपर कैसा आवेश रहता है? -1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, नया आता है, पर ऋण आवेश आता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2 आवेश आएगा। और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 आवेश आएगा। तो इस टॉपिक में हमने 3 बातें पढ़ी। पहली है परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने पर परमाणु उदासीन होते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो परमाणु धनावेशित हो जाता है, ठीक है। और तीसरी बात हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो उस समय परमाणु कैसा हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। एक टॉपिक और देखते हैं हम कि भाई परमाणु जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन 2 तरह के होते हैं, एक होता है बंधित इलेक्ट्रॉन और एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और बंधित इलेक्ट्रॉन। बंधित इलेक्ट्रॉन, इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, बंधित इलेक्ट्रॉन क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? जिनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल नहीं लगता, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं भाई क्या चीज है, कैसे है। तो हमारे पास ये जो परमाणु होता है, मान लो हम सोडियम का उदाहरण लेते हैं Na11। पहले कोष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2n² से निकाल सकते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमने बनाया इसका नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये पहला कोष है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2।
अगर 2n² से n इक्वल टू 2 लिखें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 से गुणा करें 8 होता है। यहाँ पे दूसरे कोष में n बराबर 2 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी किया इसी वीडियो में 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो तीसरा कोष है, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखा जाए तो ये नाभिक से सबसे ज्यादा दूरी पर है। इसके ऊपर अगर कहीं से थोड़ी सी ऊर्जा आपतित होती है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से, बाहरी ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा मिलती है इसको, ठीक है, क्या मिला इसको? ऊर्जा मिली। तो इस ऊर्जा को लेकर ये इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ देगा और बाहर आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर अभी नाभिक का कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है। ये नाभिक है और इसका कोई आकर्षण बल इसके ऊपर नहीं लग रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह करते हैं। विद्युत चालन में यही इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। बाकी बचे 10 इलेक्ट्रॉन जो इसके नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये विद्युत चालन में सहयोग नहीं करते, धारा का प्रवाह नहीं करते। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस टॉपिक में हमें बात समझ में आई कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण बल नहीं लगता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह, यही इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह करते हैं, परमाणु में घूम से तो छूट जाते हैं लेकिन पदार्थ से नहीं छूट पाते, ये पदार्थ के अंदर ही गतिशील रहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो या जिन पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है तथा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के बारे में, आवेशों के बेसिक गुणों के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।